वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th बोर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स के जो बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस हैं उनका हमारा चैप्टर नंबर 3। जैसा कि आपको पता है चैप्टर का जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा एक्चुअली इस चैप्टर में ना हमारे पास काफी सारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, एज के, फ्रैक्शन के, 2 डिजिट नंबर के, गिव एंड टेक, काफी सारे टाइप्स हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि ये जो ग्राफ का क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम्स में आता है बेटा, और ये थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसी को कर लेते हैं बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको सोल्व दिख रहा है, मैं फिर भी थोड़ी सी हेल्प करता हूं। यहां मुझे क्या कहा गया है, मुझे कहा गया है ड्रा द ग्राफ्स। हमें इनके ग्राफ बनाने हैं, 2 लाइन हमें दिख रही है, वी हैव टू स्केच द ग्राफ। इनके ग्राफ बनाने के बाद इसने हमसे क्या कहा, इसने कहा जी डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। इसने कहा सर एक ट्राइंगल बनेगी जिसके मुझे वर्टिसेस बताने हैं, ध्यान से सुनना। और वो जो ट्राइंगल है वो बनी कैसे, फॉर्म बाय दीज लाइंस। ये जो लाइन दे रखी है ना, ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइनों का रोल है, और किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अगर आप इनका ग्राफ बना रहे हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये 2 लाइन दे रखी हैं इनके ग्राफ ये बन गए, और ये जो आपको लाइन दिख रही है ये कौन सी लाइन है बेटा, ये कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो इसने कहा था कि उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। तो ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये आपके उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हैं। अब एक तो हमारा यहाँ डी दिख रहा है, एक ई दिख रहा है और एक एफ दिख रहा है, ये रहा बेटा। तो कई बार वो ये इसके वर्टिसेस निकालने पूछ लेता है, कई बार वो यूं कहेगा सिर्फ शेड करो, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है शेड द रीजन, तो कई बार सिर्फ वो शेड करवा के काम चलवा लेता है। तो बेटा सीधी सी बात है, जिसको ग्राफ बनाना आता है वो इजीली कर लेगा। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है बेटा, एक हमारी एक्स एक्सिस होती है बेटा, एक वाई एक्सिस होती है। ग्राफ बनाना बहुत आसान है। अगर मैं जैसे ये हमारी पहली इक्वेशन है बेटा, यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो 0 1 और -1 0 को आप प्लॉट कर दीजिए। 0 1 here it is 0 1 ये रहा, और -1 0 here it is -1 0। जब आपने इसको प्लॉट किया तो ये जो ग्राफ बना ये आपका x - y + 1 = 0 का ग्राफ बन गया बेटा, ये रहा बेटा। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना लीजिए। सेकंड इक्वेशन आपकी ये रही बेटा, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। और अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो बेटा 4 0 और 6 0, ये रहा बेटा 4 0 और ये रहा 6 0। जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ बना किसका, 3x + 2y - 12 = 0 का। तो अगर आप इनके ग्राफ बना लेंगे तो आपको जो उसने एक्स एक्सिस बोल रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ वाली ट्राइंगल लेंगे। अगर वो इसी क्वेश्चन में बेटा एक्स एक्सिस की जगह क्या बोल देता, वाई एक्सिस, तो हमारा जो शेडेड पोर्शन है ना बेटा, वो शेडेड पोर्शन हमारा चेंज हो जाता, और जो हमारा शेडेड पोर्शन है वाई एक्सिस के साथ वो बेटा ये निकल आता, ये वाला, दिस वन। ये वाई एक्सिस के साथ इन दोनों लाइंस का योगदान और वाई एक्सिस का योगदान है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बनता है बेटा। ऐसा ही एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है, यहाँ ग्राफ गिवन है, आपको इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाना है और उसके बाद शेड क्या करना है, वो एरिया जो ये लाइन बना रही है और साथ में क्या बना रही है, वाई एक्सिस। और बाद में आपको उसके वर्टिसेस निकालने हो या एरिया निकालना हो, यू कैन डू योर ओन। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये हमारे पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। तो इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन की सबसे पहले प्रैक्टिस करें, ग्राफ बनाएं और ट्राइंगल का एरिया निकालना हो या वर्टिसेस निकालने हो उस चीज का ध्यान करना। एक्स एक्सिस के साथ लेनी है या वाई एक्सिस के साथ लेनी है, बी केयरफुल। 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे बेटा। तो बेटा अब हम आ गए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ना बेटा, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ये आपने काफी बार पढ़े होंगे और सारा साल जो आपने एग्जाम दिए हैं उसके अंदर भी आए होंगे बेटा। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आपको यहां दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, वही पुरानी बात, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2 एंड अगेन द थर्ड वन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आपने काफी बार पढ़ा है बच्चे। आपका जो पहला केस है ये आपने पढ़ा है, कौन सा सॉल्यूशन होता था, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
ये कौन सा होता था सेकंड वन, जब सब रेशियो इक्वल हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन दोनों की खास बात, ये दोनों आते हैं बेटा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की कैटेगरी में। ये दोनों आते हैं बेटा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की कैटेगरी में, पहले बात। और जो ये आखिरी है बेटा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये आता है हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की कैटेगरी में। अब बेटा कुछ बच्चे ना इसको क्रैम तो कर लेते हैं जब टीचर पढ़ा रहा है, बाद में फिर भूल जाते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। एक्चुअली आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपको ना थोड़ा सा बेसिक समझने की जरूरत है। इसमें जो वर्ड है ना जरूरी, वो है बेटा कंसिस्ट और यहां है इनकंसिस्ट। ये इंग्लिश का वर्ड है बेटा। जैसे कि अगर मेरे पास ये मार्कर है तो आई कैन से आई कंसिस्ट अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है। तो कंसिस्ट मीन्स टू हैव, रखना, मेरे पास है वो चीज, कंसिस्ट का मतलब है वो। तो यहां पर कंसिस्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होने की दो कंडीशन है, आइदर यूनिक इंटरसेक्टिंग लाइंस और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइंस, ध्यान होगा आपको। और यहां है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, बिकॉज यू रिमेंबर पैरेलल लाइंस देयर इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि आपने ये ध्यान दिया था अगर हम पैरेलल लाइन की बात करें तो ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वही आपका सॉल्यूशन बनेगा। कोइंसिडेंट जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए तो हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, दीज आर द सॉल्यूशंस। तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, वही पुरानी बात बेटा। तो ये जो नीचे आपको सबसे पहले एक टेबल दिखाई दे रही है, ये टेबल आपको सिर्फ ये कहा गया है कि इनको कोफिशिएंट्स को पहचान के और आपको ये रेशियो बतानी है। जैसे अगर मैं यहां से पूछूं a1 इज 2 और जो हमारा a2 है दैट इज 5, अगेन 3/6 एंड हियर इट इज 4/9। और इन रेशियो को देख के आप ये बता सकते हैं a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ठीक है बेटा। तो इनका आपने ध्यान करना है और अगर ये इक्वल नहीं है तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज यूनिक सॉल्यूशन। अगले की अगर हम बात करें तो यहां कोफिशिएंट कितना है, 1/3, अगला है 2/6 और आगे क्या दिख रहा है 5/15। अगर आप इन सबको सोल्व करेंगे तो इट इज वेरी क्लियर 1/3, 1/3 एंड 1/3 और सब ये इक्वल है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, क्योंकि आप इस कंडीशन को यहां से रिलेट कर पा रहे हैं। और जो थर्ड वन है ये कौन सा है बेटा, 2/4 -3/-6 एंड 4/10। सो इट इज 1/2, इट इज 1/2 बट दिस इज 2/5। सो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, सो इट इज नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये बेटा इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको दिए हैं ताकि आप ये पहचानना सीखें कि यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। और ये मैं रिमाइंड करवा दूं, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं बेटा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, बिकॉज कंसिस्टेंट वर्ड अभी हमने पढ़ा टू हैव, इसके पास सॉल्यूशन है, इसके पास एक सॉल्यूशन है ये रहा, इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है ये रहा, और जो थर्ड केस है नो सॉल्यूशन, दिस इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर हमारी ये कंडीशन है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये हमारा बेसिक है बेटा, आपको ध्यान आ गया होगा। अब इसके बेस पे ना आपको यहाँ पर इस पेज पे 3 क्वेश्चन दिखेंगे। ये है पहला क्वेश्चन, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन और ये है बेटा हमारा तीसरा क्वेश्चन। और इन तीनों क्वेश्चंस में आपको कंडीशंस गिवन है, तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग बस आपको ये सोल्व करना है। वैसे आप ये खुद सोल्व कर सकते हैं, ये मेरा बताने लायक इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, उसने बोला है के की वैल्यू निकालो और फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है नो सॉल्यूशन। तो आपको नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन है ये यहां पर अप्लाई करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू विल राइट a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। और उसके लिए आपको इनकी पहचान होनी चाहिए कि आपके यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं a1, b1, c1 ये कौन कौन से हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आप a1 की जगह 3 लिखोगे, b1 की जगह y का कोफिशिएंट 1 लिखोगे और c1 भी क्या लिखोगे 1 लिखेंगे। अगले इक्वेशन से x का कोफिशिएंट हमारा a2 बनेगा, इट इज 2k - 1। नेक्स्ट में क्या बनेगा बेटा, b2 इज k - 1 और c2 इज 2k + 1।
क्लियर बेटा? नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज अकॉर्डिंग टू कंडीशन और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमारा ये कौन सा केस है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप लिखेंगे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। यहां से आपको पहचान करनी है बेटा, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ऐसे ही ये a2 है, b2 है और c2 है। आप इन वैल्यूज को यहाँ फुलफिल करके और आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा सॉल्यूशन बोल रहा है? यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन का जो ये रिजल्ट है दिस वन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। आपको बस ये यहाँ रिजल्ट अप्लाई करने हैं, सॉल्व कीजिएगा, k की वैल्यू आ जाएगी एंड आंसर्स आर गिवन कि आपकी k की वैल्यू क्या आनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप इस स्लाइड को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड बेटा। तो बेटा अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे ना पहले मैं इसी को दोबारा से लूं, एक आध बार ऐसे क्वेश्चंस फिर से, इन्हीं पे मेरा मेन फोकस है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पेपर में कई बार पूछा जाता है स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में इनफाइनाइट। तो आपको बस अपनी कंडीशन याद रखनी है बेटा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। इसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। यहां पर ना आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, वही पुरानी बात जो पिछले चैप्टर में भी आई थी। यहां पर मुझे सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है और यहां पर अगर आपसे देखो तो आपको वो ना इस a की और b की वैल्यू निकालनी है। तो अगर a और b की वैल्यू निकालनी है मींस टू वेरिएबल, तो हमारी यहां पर दो इक्वेशन बनेंगी। अब आप एक बार इन दोनों को अगर चाहें तो इकट्ठा ले सकते हैं, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2। एक बार चाहे तो इन दोनों को इकट्ठा ले लीजिए जी, b1 by b2 और इक्वल टू c1 by c2। और अगर आप चाहें एक और इक्वेशन फ्रेम करना तो आप पहली और आखिरी को भी इकट्ठा ले सकते हैं। आप लिख सकते हैं a1 by a2 इक्वल टू c1 by c2। तो आप इसमें से अपने रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं बेटा। और आपकी ये जो इक्वेशन बनेंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बनेंगे बेटा। तो अब आप इन इक्वेशंस को आपस में, आपको मेथड तो पता ही है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, आप इन इक्वेशंस को सोल्व करके और आप इन a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो एक ही इक्वेशन बनेगी, अगर आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको दो इक्वेशन कंपलसरी बनानी पड़ेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का ध्यान करना बेटा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन स्पेशल टाइप है। वैसे तो आप क्वेश्चंस देख के पहचान गए होंगे बेटा। अगर मैं इन क्वेश्चंस में इसको जरा सा हाईलाइट करूं तो आप इन क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा टाइप पहचान गए होंगे, आपके एग्जाम्स में भी आया होगा। तो सबसे पहले अगर मैं टाइप की बात करूं, यहां x का कोफिशिएंट है 43 और यहां पर y का कोफिशिएंट है 43। क्लियर? फिर यहां पर y का कोफिशिएंट 35 है और यहां x का कोफिशिएंट 35 है। इसका मतलब जो ये टाइप है, ये टाइप आप अलग से पहचान सकते हैं। इस टाइप को हम पढ़ सकते हैं कोफिशिएंट्स इंटरचेंज्ड बेटा। हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटरचेंज हो गए बेटा। अब आप कहेंगे सर इस चीज में इतना फोकस करने की क्या जरूरत है? बेटा बात तो ठीक है आपकी, अगर मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाने पे जाएंगे तो इस 43 से आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इस 35 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी ए टीडियस जॉब, हैवी जॉब हो जाएगी आपके लिए। तो इसके लिए आपको आसान तरीका क्या बताया था, जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको चैप्टर 3 में मिले तो आपको इसका हिंट बताया गया था एड एंड सब्ट्रैक्ट, और अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो और इजी हो जाएगा बेटा। आप 2 बार प्लस करेंगे 2 बार माइनस करेंगे। कैसे? आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। कुछ विशेष नहीं करना बेटा, एक बार लिख लीजिए फर्स्ट प्लस सेकंड और एक बार लिख लीजिएगा फर्स्ट माइनस सेकंड। दिस इज द इजी वे टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन। अगर आप इनको ऐड करेंगे 43 प्लस 35 इट विल बी 78x प्लस 78y और इक्वल टू में क्या बन जाएगा 207 प्लस 183। सो 207 प्लस 83 290 प्लस लॉजिक इट इज 390। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या करना है बेटा, यहां पर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइएगा, 78 कॉमन आ जाएगा एंड इट विल बी x प्लस वाई। और अगर 78 डिवाइड में जाएगा तो x प्लस वाई की आपकी जो वैल्यू है क्या आ गई 5 आ गई बेटा। x प्लस वाई की वैल्यू 5 आ गई। जब भी आप इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बेटा तो x और y का सेम कोफिशिएंट बन जाएगा और वो सेम कोफिशिएंट आप कॉमन निकाल लेंगे और उधर भेज देंगे, वो उसको डिवाइड भी करेगा ऑलमोस्ट इन मेनी ऑफ द केसेस, स्पेशली इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अब इनको एक बार माइनस कर दीजिए, 43 माइनस 35 इट इज
8x, 35 माइनस 40y 8y और इक्वल टू 207 माइनस 183, so it is 17 plus 7 24. 8 will be again common and x minus y equal to 3, sorry 24, और अब 8 से डिवाइड करेंगे बेटा तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई। एक बार हमने प्लस किया और एक बार क्या किया, माइनस। अब प्लस और माइनस करने के बाद जब आप इन इक्वेशंस को देखोगे तो अब तो आप इनको वैसे ही सोल्व कर सकते हैं, नाउ यू कैन डू इट इजीली। लेकिन यहां पर आप देखो वैसे 2 टाइम्स लिखा हुआ था, अब आप एक बार इनको फिर ऐड कर दो अगर चाहो तो, थर्ड में फोर्थ को ऐड कर दो बेटा, और एक बार थर्ड में से फोर्थ को क्या कर दो, माइनस। तो हमने जो एक बार प्लस और माइनस किया इनको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं, ये हो गया बेटा प्लस और माइनस, और एक बार हम फिर से प्लस और माइनस करेंगे और आप देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा सोल्व ही हो गया ऑलमोस्ट। इनको प्लस करेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू क्या आ गई 8, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। या तो माइनस कर दीजिए या x को y को उठा के या x को पुट कर दीजिए और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है बेटा ये ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स करने से बड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा, और अगर आप पैसे एलिमिनेशन मेथड लगाने पे जाएंगे तो इट विल बी टीडियस जॉब। ठीक है बेटा, और ये इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहां पर आप देखो, यहाँ x का कोफिशिएंट 156 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 156 है, और यहाँ पर x का 112 है और y का, और यहाँ x का 112 है। तो आपको ये सेम प्रोसेस इसके लिए फॉलो करना है बेटा, और आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है बेटा कोफिशिएंट इंटरचेंज का टाइप। पिछला जो टाइप था वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की टाइप थी, और उससे जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने पढ़ा वो था हमारा ग्राफ से रिलेटेड। तो these all types are important for board exam बेटा, be careful। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस की तरफ। एक्चुअली स्टेटमेंट क्वेश्चंस की काफी सारी टाइप्स हैं बेटा, लेकिन अगर हम रूटीन क्वेश्चंस की बात करें तो आपको 3-4 टाइप्स बेसिकली आनी चाहिए। सबसे पहले जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं 2 डिजिट नंबर, एज के क्वेश्चंस, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन, मेजोरिटी में सबसे पहले ये 3 टाइप आपको आनी चाहिए। तो बेटा जब भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा, जब भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपका जो फोकस है ना बेटा वो इस प्रोसेसर पे होना चाहिए, जो ये प्रोसेस है। टीचर ने आपको सारा साल कई बार लिखवाया होगा। सबसे पहले 1s प्लेस डिजिट को अगर मैं x मान लूं और 10s प्लेस डिजिट को अगर मैं y मान लूं, तो बेटा हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या बनेगा बेटा, दैट विल बी 10y प्लस x, क्योंकि फॉर्मेशन तो आपको ध्यान होगी 2 डिजिट नंबर की, 10 मल्टीप्लाई 10s प्लेस डिजिट प्लस 1 मल्टीप्लाई 1s प्लेस डिजिट। तो बेटा और अब इसमें क्या लिखा, आफ्टर इंटरचेंजिंग, अगर मैं इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या बन जाएगा 10x प्लस y। तो आपका जो सबसे पहला फोकस है ना बेटा 2 डिजिट नंबर पे, वो सबसे पहले यहां होना चाहिए। अब ये करने के बाद अब ये जो आपको यहां पर 5-6 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे करना है, थोड़ी सी उसमें आपकी इंग्लिश कॉमन सेंस काम करेगी बेटा। कुछ क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगेंगे, आपको लगेगा ये कैसे होगा। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, जैसे ये दे रखा है a 2 digit number is 3 more than, ये वाली जो लाइन है बेटा। अब कुछ बच्चे ना इसको देख के घबरा जाते हैं कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। आप ध्यान करो बेटा, हमने पहले क्या पढ़ा था या साल में कई बार क्या पढ़ा है, जहां पर हमें इज लिखा मिल जाए, वोज लिखा मिल जाए, इसको ना हम इक्वल टू बना के फिर हम क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, उसके बाद ना आपको ये सब आसान लगेंगे। इस क्वेश्चन को देख के बच्चा घबराता है। अगर मैं इसकी बात करूं और मैं इस इज को इक्वल टू लिख दूं, इससे पहले क्या है 2 डिजिट नंबर, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 डिजिट नंबर कौन है हमारा 10y प्लस x, 10y प्लस x, ये है हमारा 2 डिजिट नंबर। सो 2 डिजिट नंबर इज के बाद क्या लिखा हुआ है 3 मोर, तो हेयर इट इज 3 मोर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, सो इट इज 4 टाइम्स एंड द सम ऑफ द डिजिट। ये रहा बेटा 2 डिजिट नंबर इज, यहां वाज भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, इट विल डिपेंड कि वो क्या क्वेश्चन हमें देता है। 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो बेटा अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आप यहां से एक इक्वेशन बना सकते हैं, वो आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको सोल्व करना आता है। और इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन बनेगी बेटा, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, सर यहां भी नंबर है यहां भी नंबर है,
समझना। अब यहां कौन सा नंबर लेना है, अगर वो इंटरचेंज या नया नंबर ना बोले तो हमें ओरिजिनल नंबर लेना है। इसका मतलब इसने कहा इफ 18 इज एडेड टू द नंबर हमारा है 10y प्लस x, अगर ये यूं कह रहा है इसमें हम 18 ऐड कर देंगे, द डिजिट्स आर रिवर्स, तो हमारी जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो जाएगी, वो रिवर्स होके जो हमारा ये नंबर है वो क्या बन जाएगा 10x प्लस y बेटा। और यहां से जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। और इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को जब आप सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करके हमारी किसकी वैल्यू निकलेगी बेटा, x की और y की, और x और y की वैल्यू आप वापस पुट करके और हम यहां पर हमारा 2 डिजिट नंबर ओरिजिनल नंबर भी बता सकते हैं या इंटरचेंज वाला नया नंबर भी बता सकते हैं। डेल विद डिपेंड उसने हमसे पूछा क्या है, यहां उसने क्या लिखा है फाइंड द नंबर, बी केयरफुल बेटा, यहां लिखा है फाइंड द नंबर। अब नंबर फिर कंफ्यूजन कौन सा, अगर वो स्पेसिफाई ना करे तो मुझे ओरिजिनल नंबर ही निकालना है, इसका मतलब मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट करनी है और वहां से आएगा हमारा ओरिजिनल नंबर। ठीक है बेटा, तो ये जो क्वेश्चंस हैं अब आप इजीली कर सकते हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया है। यहां पर मैं एक चीज जरूर आपको स्पेसिफाई करूं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, इससे जो पहले वाली इक्वेशन है यू कैन फ्रेम योर ओन, अगर आप एक बार पढ़ के देख लें, उसने बोला हमें सम करना है प्लस किसको सम करना है, a 2 digit number and the number obtained by reversing, a 2 digit number and the number obtained by reversing, दोनों का सम करना है। चलो जी कर देते हैं, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे 10y प्लस x, और प्लस में हम क्या लिखेंगे 10x प्लस y, और इनका जो सम दे रखा है ये राजी, इसको क्या लिखेंगे इक्वल टू, एंड दैट इज 99। और अगर मैं इसको सोल्व करूं बेटा तो ये बन जाएगा 11x प्लस 11y, 11 कॉमन आ जाएगा और x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हमारी बन गई बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप यूं कहेंगे सर पहली इक्वेशन आपने बना दी जो कि लैंग्वेज बड़ी थी, और ये जो सेकंड इक्वेशन है दिस वन इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, आप कहेंगे सर ये कौन सा बड़ा काम है बेटा बड़ा काम। आप ध्यान करना, हमने आपको पहले क्या पढ़ाया था, इसने बोला डिजिट्स में ना 3 का डिफरेंस है। नाउ हाउ विल यू टेल मी कि x माइनस वाई लेंगे या y माइनस एक्स लेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जब कुछ क्वेश्चंस अगर आपने नंबर बेस्ड के किए होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम 2 नंबर लेते हैं बेटा तो वहां पर ना पोजीशन मैटर नहीं करती, समझिए। लेकिन यहां पर इनकी पोजीशन मैटर कर रही है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस। अब भी अगर आपको डाउट हो आप ऐसे समझिए, मैं लिखूं 72 और 27, तो यहां पर भी 2 डिजिट है 2 एंड 7, यहां पर ही 2 डिजिट है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से यहां वंस प्लेस पे 2 है, टेंस प्लेस पे 7 है, यहां पर वंस प्लेस पे 7 है, टेंस प्लेस पे 2 है। तो यहां जो 72 और 27 है, दीज आर डिफरेंट नंबर्स बिकॉज ऑफ पोजीशंस ऑफ डिजिट्स। तो यहां पर अब कोई बच्चा कहे सर अब इसका क्या करें, एक इक्वेशन तो हमने बना ली पहली वाली, तो बेटा यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू 3। और यहां पर अब आपकी जो इक्वेशन है इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको एक बार बेटा सोल्व करनी है कौन कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, और एक बार आपको सोल्व करनी है फर्स्ट एंड थर्ड, और उसके बाद आप क्वेश्चंस को जांचिएगा बेटा। ये आपका काम रहेगा कि अब इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या अंतर महसूस होगा बेटा, ये आपका काम। तो 2 डिजिट नंबर इज द मोस्ट फेवरेट वन, इसीलिए हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले 2 डिजिट करते हैं। ये आपके पेपर में मोस्ट फेवरेट टाइप है बेटा, याद रखना। 3 मार्क्स में आपको 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन मिलता है और एक आधी बार एमसीक्यूज में भी आ जाता है, जो कि रेयर है। अदरवाइज ये जो टाइप है ये टाइप हमारी 3 मार्क्स की है बेटा, और इसके साथ चॉइस में कई बार और दूसरा क्वेश्चन भी मिलता है। 2 डिजिट पे फोकस करें, इट्स अ वेरी सिंपल टाइप। नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन बेटा। ओके, तो बेटा अब हम आते हैं हमारी अगली टाइप पे, और हमारी जो अगली टाइप है दैट इज फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान करना, ये फ्रैक्शन, एज और फ्रैक्शन दोनों फेवरेट हैं, समझना। एज और फ्रैक्शन दोनों फेवरेट हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट फेवरेट है वो 2 डिजिट नंबर है। तो फ्रैक्शन भी आपको आना चाहिए। मैं आपको शुरुआत में ही मुश्किल क्वेश्चन करवा देता हूं, ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है,
और फिर आसान वाला क्वेश्चन आप अपने आप फ्रेम कर सकते हैं बेटा। थोड़ा सा ध्यान करना, फ्रैक्शन वेरी सिंपल वन। जब भी आपका कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मेट लेके चलना है। न्यूमरेटर को अगर मैं x मान लूं और डिनोमिनेटर को अगर मैं y मान लूं, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, x बाय y। तो आपको शुरुआत में ऐसे करके चलना है। उसके बाद आपको एक बार इसको फॉलो करना है बेटा। थोड़ा सा ध्यान करना, ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये बच्चों को मुश्किल लगते हैं। मैं पहले इन्हीं को आपको पकड़ना सिखा देता हूं, इनकी नब्ज क्या है। इसने लिखा द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, मैंने पकड़ा इज, ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि इस इज को अभी मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इक्वल टू। इक्वल टू से पहले क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, न्यूमरेटर को हमने क्या मानना, x, तो इक्वल टू से पहले क्या आएगा, x। न्यूमरेटर इज फोर लेस बोला है तो क्या करना है, -4, और देन द डिनोमिनेटर हमने क्या लिया है, y। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है वो बन गई x इक्वल टू y -4। और ये सारी चीज समझने में ये जो शब्द है इज, वॉज, विल बी, वुड बी, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेटा पहली इक्वेशन तो बन गई। अब हम आएंगे दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर में से 2 कम कर दिए गए, तो न्यूमरेटर में से 2 कम करेंगे तो हमारा जो न्यूमरेटर है ये क्या बन जाएगा, x -2, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, y +1। देन द डिनोमिनेटर इज, लिसन दिस वन, इज, ये रहा बेटा। इस इज के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो इस इज के लिए हमने लिख दिया इक्वल टू, डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, यही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहां पर रख देते हैं। नहीं बेटा, ये कंडीशन यहां से शुरू हुई थी, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो न्यूमरेटर अब जो बोला है वो हमें लेना है डिक्रीज्ड बाय 2, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो इससे पहले मुझे डिनोमिनेटर लेना है इंक्रीज्ड बाय 1, दिस वन। क्लियर बेटा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आपकी इक्वेशन बनेगी 8x -y एंड दैट विल बी इक्वल टू -16 + 1, इट विल बी 17। तो एक तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी बेटा 8x -y = 17, और अगर हम यहां से इक्वेशन बनाएं तो x -y = -4 बेटा। आपको इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। x y की वैल्यू आते ही इसने आपसे क्या पूछा है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो जैसे x y की वैल्यू आएगी वी कैन टेल व्हाट इज द फ्रैक्शन बेटा। और वैसे मैं उम्मीद करूंगा ये आपके टीचर ने आपको वेरीफाई करना भी सिखाया होगा। जितने भी हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस करते हैं लास्ट में हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा। तो एक तो ये क्वेश्चन है, ऐसा ही मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज दिस वन। इसको फिर से हम क्या लिख लेंगे, इक्वल टू। और ऐसी अगली लाइन मिलेगी, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 3 दे आर इन, अच्छा यहां रेशियो का कंसेप्ट आ गया। तो यहां पर दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट इज इक्वल टू, इक्वल टू से पहली वाली चीज को समझने शुरू करते हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट मींस न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट्स सम इज 4 more, it is 4 more then twice the numerator, this one बेटा। तो इक्वेशन तो आप अपने आप फ्रेम कर लेंगे, एक्स वाई को एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे बेटा। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 more than twice the numerator। आगे क्या बोला इसने, अगला कंसेप्ट दिया रेशियो का, और रेशियो क्या दे रखी है, 2/3। किसकी रेशियो, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, both are increased by 3, so both अगर increase by 3 होगी, so it is x plus 3 and y plus 3, so ratio is 2/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन आप यहां से बना लेंगे और एक इक्वेशन आप यहां से बना लेंगे। इनको सोल्व कीजिएगा, अगेन यू विल गेट x and y, और वहां से आपके फ्रैक्शंस आ जाएंगे। तो अगर आपने ये इज, वोज, विल बी अगर ये पकड़ना शुरू कर दिया तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस आर वेरी इजी। आप ये ट्राई कीजिएगा बेटा, सारा साल आपने किए होंगे, यू विल एंजॉय दिस टाइप। ठीक है बेटा। अगली स्लाइड पे आते हैं। तो बेटा अब हम आते हैं हमारी अगली स्लाइड पे, और जो हमारी अगली स्लाइड है जैसा कि आप देख सकते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये फ्रैक्शन और 2 डिजिट से जरा सा इनमें ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। क्यों केयरफुल रहने की जरूरत है,
एक और चीज, पिछले दोनों टाइप के मैंने आपको करवाए हैं थे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन, इजी आपके जिम में लगाए थे। इस टाइप का पहले इजी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा एक, और फिर इजी से थोड़ा सा अबो एवरेज ये क्वेश्चन एक करवाऊंगा। एक इजी और एक अबो एवरेज आपके लिए रहेगा बेटा, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें ना जनरली, वैसे तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वैसे वो जनरली दो बंदों की ही बात करेगा, 2 पर्सन्स। जैसे कि यहां पर है ए मैन एंड हिज सन, ऐसा कुछ। यहां पर भी लिखा हुआ है फादर एंड हिज सन, जनरली दो हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपने रेफरेंस बुक, अच्छी बुक्स पढ़ी होंगी तो दो से ज्यादा भी मिलेंगे आपको, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा, दैट डिपेंड्स। तो यहां पर जो दो है ना पर्सन, सबसे पहले इनकी एज लेट करनी पड़ेगी, और कौन सी एज, प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। तो अगर यहां पर प्रेजेंट एज की बात हुई तो एक की प्रेजेंट एज हम लिख लेते हैं x ईयर्स, और जो हमारा सेकंड पर्सन है उसकी प्रेजेंट एज लिख लेते हैं y ईयर्स। अगर मैं इसी क्वेश्चन में फेरबदल करूं तो जैसे एक मुझे मैन लिखने की जरूरत है और एक मुझे सन लिखने की जरूरत है। प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y ईयर्स, पहली चीज। दूसरी बात, यहां पर अब आपको इस चीज में ध्यान करना है बेटा, क्या कि अगर ये शब्द लिखे हो एगो बिफोर, तो ऑब्वियस सी बात है वो पुरानी बात कर रहा है, और पुराने टाइम में हमारी जो एज है वो किसी की भी एज होगी वो कम रही होगी, बजाएगी प्रेजेंट, तो हमें यहां पर माइनस का साइन यूज करना है, हमें माइनस करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द प्रेजेंट एज। और अगर वो हमसे बात करता है आफ्टर, लेटर या हेंस, यानी बाद की, तो हमारी जो एज है तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी इक्वेशन फ्रेम करनी शुरू करें तो वापस से आते हैं। वापस इन पे आने से पहले मैं आपसे फिर एक चीज कहूंगा, थोड़ा सा ध्यान करना बेटा, क्या इज, वॉज और विल बी क्वेश्चन आपको बड़े आसान लगने वाले हैं, वेरी सिंपल वन। 6 ईयर हैंस, इसने सबसे पहले कंडीशन दी 6 साल बाद, ये राजी हैंस, दिस इज द वर्ड, प्लस का साइन लेंगे, 6 साल बाद। 6 साल बाद क्या बोला इसने, ए मैन एज विल बी, बेटा ये रहा विल बी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, और विल बी है तो यहां पर आपको ये समझ लो इक्वल टू की बात कर रहा है। तो यहां पर जब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो इसको हम ऐसे लेट करेंगे, जैसे ये वाला पोर्शन लिखेंगे पहले, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसके बाद 6 ईयर हैंस, 6 साल बाद, ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर की बात कर रहा है तो विल बी आएगा। तो विल बी को मैं यहां लिख लेता हूं, लीजिए बेटा, हियर इज विल बी, विल बी। विल बी से पहले क्या लिखा है इसने, विल बी से पहले इसने लिखा है मैन्स एज, तो मैन की प्रेजेंट एज कितनी थी, x, और 6 साल बाद, 6 साल बाद मैन की एज क्या हो जाएगी, इट विल बी x प्लस 6, क्लियर बेटा। तो मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स, तो हियर विल बी 3 टाइम्स एंड द एज ऑफ हिज सन। अब उसने यहां पर सन की प्रेजेंट एज नहीं बोली बेटा, तो वो जो कंडीशन है वो सब 6 साल बाद के हिसाब से चल रही है। तो सन की एज अगर अभी प्रेजेंट में y है तो 6 साल बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 6। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो x प्लस 6 और इक्वल टू 3y प्लस 18, और आपकी जो पहली इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y इक्वल टू 12, और ये हमारी बन गई बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। तो ये हमने ये फ्यूचर की जो कंडीशन दे रखी थी इसको यूज किया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब उसके बाद इसने क्या लिखा, उसके बाद इसने लिखा 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले, तो पहले के लिए हम क्या लेंगे, माइनस, 3 साल माइनस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वाज, अब ये ही किसके लिए यूज कर रहा है, कंफ्यूजन है, क्योंकि फादर के लिए भी हो सकता है और सन के लिए भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं फिर हमें आइडिया हो जाएगा। ही वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो बेसिक बात है बेटा, अगर यहां सन की बात हो रही है तो यहां किसकी बात हो रही है, मैन की, और हमारा जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है वाज, क्योंकि वाज के लिए हमें क्या लेना है, इक्वल टू। तो यहां पर अब मैं लिखा बेटा मैंने इक्वल टू वाज, वाज से पहले कौन है, मैन, और मैन की कौन सी एज, 3 इयर्स एगो, 3 इयर्स एगो मैन वाज x माइनस 3, दैट वाज द एज। वाज के बाद क्या लिखा है, 9 टाइम्स एंड एज ओल्ड है एज हिज सन, उस टाइम पे जो उसकी बेटे की एज रही होगी, और बेटे की एज क्या रही होगी बेटा, y माइनस 3। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये सब क्या बनेगा, 9y माइनस 27, सो x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 27 प्लस 3, इट इज माइनस 24,
और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2 बेटा। अब आप इन दो इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और आपकी एक्स वाई की वैल्यू आएंगी, वहां से उनकी क्या आ जाएंगी, देयर प्रेजेंट एजेस, जो कि आपने क्या मानी थी, एक्स एंड वाई बेटा। ठीक है बेटा। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए, शब्द वही पकड़ने हैं, विल बी, वॉज, इज, चीजें यही रहेंगी, वैसा ही क्वेश्चन है, देखना चाहिए। यहां पर इसने लिखा द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज, तो इज को अगर मैं इक्वल टू लिख लूं, प्रेजेंट एज क्या है बेटा फादर की, एक्स, 3 years मोर, सो +3, देन 3 times द एज ऑफ द सन, 3 times द एज ऑफ द सन। तो यहां से हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x माइनस 3y इक्वल टू 3। उम्मीद करता हूं बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको, दोबारा से सुन सकते हैं। मैंने इस इज को देखा, इट इज इज, इससे पहले प्रेजेंट एज ऑफ फादर, सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमने क्या मान रखी है, x years, इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ द सन, 3 times द एज ऑफ द सन। ये तो कंडीशन है प्रेजेंट की। अब जो अगली कंडीशन इसने बोली, यहां उसने बोला हमें प्रेजेंट एज के हिसाब से, और यहां वो कह रहा है बेटा 3 year hence, 3 साल बाद के हिसाब से। 3 साल बाद के हिसाब से उसने क्या बोला, फादर एज, और हमारा जो फिर से फोकस है बेटा, वो फोकस किस पे है, विल बी, और विल बी को हम क्या लेंगे, इक्वल टू फादर एज 3 year hence, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद फादर की एज क्या होगी, x + 3, विल बी के बाद क्या है, 10 years more, it is 10 years, then twice means 2 times, twice के बाद क्या लिखा है, the age of the son, और 3 साल बाद बेटे की एज क्या होगी, y + 3। तो अगर हम यहां से सोल्व करेंगे तो ये सब क्या बनेगा, x minus 2y, and that will be 6 + 10 16, 16 - 3 it is 13। तो आपकी ये दो इक्वेशंस बन गई बेटा, इनको आप सोल्व करें, एक्स वाई की वैल्यूज आएंगी और वहां से उनकी प्रेजेंट एजेस जो उसने पूछी है वो आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं बेटा अभी हमने स्टेटमेंट क्वेश्चंस में 3 टाइप की हैं, 2 डिजिट नंबर, फ्रैक्शन एंड एज। तो इनका थोड़ा सा ध्यान करना, जब भी क्वेश्चन करने बैठो इस बोझ पे, और जो भी इस टाइप से आपका क्वेश्चन है विल बी, इन पे फोकस करें, इक्वेशंस बनती चली जाएंगी। ठीक है बेटा। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और इंपॉर्टेंट टाइप कौन सी है। अब आते हैं बेटा हमारी अगली टाइप पे। इस पेज पे आपको बेसिकली 2 टाइप दिखेंगे बेटा, एक दिखेगी इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, और यहां पर तो इसका इवन फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात आप समझते हैं। इनकम जितनी हम कमाई करते हैं, जितनी हम कमाई करते हैं वो किसके इक्वल है, जितना हम खर्च करते हैं प्लस जितनी हमारी सेविंग है। जितना हम खर्च कर रहे हैं और जो हम बचा रहे हैं, दोनों को मिलाएंगे तो उससे हमारी इनकम पता चलेगी, व्हाट इज आवर इनकम, पहली चीज। और जो दूसरी चीज है बेटा वो यहां है गिव एंड टेक, हाँ जी, ये सेकंड टाइप है। तो ये दोनों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूं कहें सर इसमें से एक टाइप पहचाननी हो तो बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना बेटा। यहां पर टाइप शुरू करने से पहले कंसेप्ट दोबारा आ गया, ध्यान करना, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, अगर हमारी रेशियो ए और बी दे रखी हो, A/B, तो जो हमने नंबर लेने हैं वो क्या लेने थे, AK एंड BK। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं बेटा, थोड़ा सा आपको ध्यान रहे। अगर मुझे 2 नंबर लेने हैं तो वो एक मैं लूंगा A × K और एक लेंगे B × K। आई होप आपको ये कंसेप्ट ध्यान होगा बेटा। चलिए जी क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। यहां पर इसने लिखा इनकम ऑफ एक्स एंड वाई, इसका मतलब यहां पर एक्स और वाई 2 पर्सन हैं, उनकी इनकम का जिक्र है, और उनकी जो इनकम है उसकी रेशियो दे रखी है। थोड़ा सा इन शब्दों को अगर मैं अंडरलाइन करूं बेटा, थोड़ा सा ध्यान करना, इनकम की रेशियो दे रखी है, ये है पहली कंडीशन। और जो दूसरी कंडीशन है वो किसकी रेशियो दे रखी है, एक्सपेंडिचर की रेशियो। तो एक तो आपको रेशियो की बात ध्यान रखनी है और एक ये ऊपर वाला कंसेप्ट ध्यान करना है। चलें जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला पर्सन एक्स और वाई है और उनके जो इनकम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये कहूं, एक काम करो बेटा, इनकम ऑफ एक्स एंड इनकम ऑफ वाई, उनकी रेशियो दे रखी है, रेशियो इज 8:7। एक को मैंने 8x मान लिया तो दूसरे को मुझे क्या मानना पड़ेगा, 7x। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इनको डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 8:7 हमारी ये आ जाएगी।
पहली चीज। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात यह है कि अब सेकंड चीज क्या दे रखी है, एक्सपेंडिचर की रेशियो। हम यहां पर लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स और यहां लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ वाई, और रेशियो क्या दे रखी है 19:16। तो इसको हम मान लेंगे 19y एंड 16y, ताकि जब इनको हम डिवाइड करें तो y से y कैंसिल हो जाए और 19:16 हमारी रेशियो आ जाए। तो यहां से आपको बड़ा क्लियर दिखाई देगा, इनकम भी है x की, एक्सपेंडिचर भी है, इनकम भी है x की और एक्सपेंडिचर भी है। हो गई दो चीज। और आगे इसने क्या बोला, ईच सेव। अब ये जो ईच है बेटा, ये ईच इसने किसके लिए जिक्र किया, ये जो ईच है ये यहां पर x और y दोनों की बात कर रहा है, बोथ। इफ बोथ या ईच सेव ₹1250, हमें सेविंग दे दी गई। लो बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर हमारे पास पहले ही आ चुका था, सेविंग भी आ गई, तो आपको कुछ विशेष नहीं करना, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा पहले x के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं। कैसे, x की इनकम, x के एक्सपेंडिचर और x की सेविंग। x की इनकम कितनी है 8x इक्वल टू एक्सपेंडिचर, x का एक्सपेंडिचर कितना है 19y और प्लस सेविंग, सेविंग कितनी है बेटा 1250। तो आप 19y को इधर भेज देंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी 8x माइनस 19y और इक्वल टू 1250। ये हमने किसका डाटा यूज किया, x का बेटा। अब हम बढ़ते हैं y की तरफ। ऐसे ही y की इनकम, y का एक्सपेंडिचर और y की सेविंग। y का इनकम कितनी है बेटा 7x इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है 16y प्लस सेविंग, दोनों की क्या दे रखी है बोथ 1250। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 7x माइनस 16y एंड इक्वल टू 1250। तो ये हमारा x के सॉरी ये जो x है पर्सन x, उसका डाटा फ्रेम हो गया, और ये जो y है पर्सन, ये उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशंस फ्रेम हो गई। इनको सोल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। और जैसे ही x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू और y की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं इनकम। इनकम निकालने के लिए किसका रोल है x का, तो इनको सोल्व करके x की वैल्यू आएगी, हमारी इनकम आ जाएगी। अगर बेटा उसने हमसे एक्सपेंडिचर पूछा होता तो एक्सपेंडिचर के लिए किसका रोल था y का, इनको सोल्व करके y की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे, उनका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्लियर बेटा। तो ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसा, और ऐसी का प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें नीचे दे रखा है बेटा। तो इस टाइप का ध्यान करें बेटा, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो बेटा अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली टाइप, जिसका नाम है गिव एंड टेक। बड़ा आसान सा है, एक आधी बार आता है पेपर में क्वेश्चन, सुन लेते हैं। ध्यान से पढ़ना बेटा, क्या लिखा है इसने लिखा ए एंड बी ईच हैव सम मनी। ए और बी के पास ना बेटा कुछ पैसे हैं। अब हमें तो पता नहीं कितने पैसे हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट ए हैव ₹x एंड बी हैव ₹y। हमने मान लिया बेटा एक्स के पास, ए के पास x रुपीज है, बी के पास y रुपीज है। चलो लेट्स मूव फर्दर। आगे इसने क्या लिखा, इफ ए गिव्स ₹30 टू बी, आगे मत बढ़ना, यहीं रुक जाओ। ए गिव्स ₹30 टू बी, ए बी को 30 रुपए देता है। अगर बेटा ए बी को 30 रुपए दे रहा है तो ए के पास में से तो 30 रुपए कम हो गए, और जो बी के पास जितने रुपए थे उसमें 30 रुपए बढ़ गए बेटा। ध्यान से समझो, मैं आगे नहीं बढ़ा अभी। ए ने 30 रुपए बी को दिए, ए के में से 30 रुपए कम हो गए और बी के पास जितने रुपए थे उसमें 30 रुपए बढ़ गए। क्लियर। अब आगे उसने क्या लिखा, नाउ बी केयरफुल। अब यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, कैसे, यहां वही शब्द आ गया दोबारा से विल, और मैं कह रहा हूं जी यहां पर आप इस विल के नाम का इक्वल टू लगा लो जी, लो जी बी केयरफुल। अब उसने क्या लिखा, बी विल हैव, तो इक्वल टू से पहले क्या बोला बी, और यहां पर बी नहीं है, बी के अमाउंट का जिक्र है, बी के पैसों का जिक्र है, बी के पास कितने रुपए हैं। इनमें से बेटा बी के कौन से रुपए हैं, ऑब्वियस सी बात है बी के ये रुपए हैं, बी के पास वाई थे तो ये बी के रुपए हैं। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा, जब आप इक्वेशन बनाएं तो इक्वल टू जब आपने लगाया उससे पहले बी का अमाउंट लिखना है। बी का अमाउंट क्या है y प्लस 30, तो पहले ना बी का अमाउंट लिख ले, लो जी y प्लस 30। बी विल हैव ट्वाइस, ट्वाइस इज 2 times, twice the money left with a, ए के पास जितने रुपए हैं, और ए के पास कितने रुपए हैं बेटा x माइनस 30।
क्लियर बेटा? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं इस इज वॉज और विल बी को पकड़ लो, इक्वेशन इजीली बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं अब ये ऊपर वाली लाइन जो थी इसको हटा देता हूं, जो मैंने उसकी हेल्प लेनी थी मैं ले चुका हूं। यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं बेटा, तो यहां से इसको सोल्व करके जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी 2x माइनस वाई एंड दैट विल बी इक्वल टू 90। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई बेटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगली चीज पढ़िए बेटा, आगे इसने क्या लिखा, इफ बी गिव्स ₹10 टू ए, अगर बी 10 रुपए ए को देता है तो नाउ इट इज वेरी क्लियर, बी के 10 रुपए कम हो जाएंगे, बी के रुपए कितने हो जाएंगे y माइनस 10 और ए के पास कितने हो जाएंगे x प्लस 10, बढ़ जाएंगे 10 रुपए। अब दोबारा से उसी शब्द पे आते हैं, ये रहा विल हैव इक्वल टू। अब इक्वल टू से पहले इस बार कौन है ए, तो एक काम कीजिए दोबारा से इक्वल टू लगाइए विल हैव के नाम का, और इससे पहले इस बार ए का अमाउंट लिखना है। ए का अमाउंट कितना है बेटा x प्लस 10, हियर इट इज ए अमाउंट। और उसके बाद उसने क्या लिखा विल हैव के बाद थ्राइस, थ्राइस इज 3 टाइम्स द अमाउंट लेफ्ट विद बी, और बी के पास क्या अमाउंट बचा y माइनस 10 बेटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब सोल्व कर दूं तो ये सारा क्या बन जाएगा x माइनस 3y एंड दैट इज माइनस 30 माइनस 10, इट इज माइनस 40, इक्वेशन नंबर सेकंड बेटा। और इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा था हमने, एंड हियर आई विल राइट अकॉर्डिंग टू। ठीक है बेटा, तो ये जो टाइप है ये टाइप है हमारी गिव एंड टेक। अगर हम आपस में लेन देन करते हैं तो जिसके पास जा रहा है उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, लेकिन जो दे रहा है उसका कम भी हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस लगाना ना भूलना, प्लस 30 है तो वहां माइनस होगा, यहां माइनस 10 है तो वहां प्लस 10 होगा। और इक्वल टू इनसे लगाना सीख लीजिए, उससे पहले जो है उसके बाद जो है इक्वल टू लगा के फिर इक्वेशन फ्रेम कीजिए, कतई गलती नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो हम इसकी काफी टाइप कवर कर चुके हैं, एक आधी टाइप और बचती है, बस वो और मैं शेयर करता हूं, चैप्टर विल बी कंप्लीट। तो बेटा अब हम आते हैं ऑलमोस्ट लास्ट टाइप। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स और भी बचती हैं, अगर आप एक कोई भी रेफरेंस बुक उठाएंगे, लेकिन जो मेजोरिटी टाइप्स हैं वो ये कवर कर देंगे, जो ये मैं अब आपको आखिरी टाइप बताने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। इसका जो हेडिंग आपको दिखेगा वो दिखेगा टोटल रिमेन कांस्टेंट। अब कई बार ना बच्चा इसको देख के कंफ्यूज होता है, टोटल रिमेन कांस्टेंट समझिए आप। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि एक क्लास में 24 बच्चे हैं, we have 24 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ध्यान से सुनना बेटा। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक काम करो बेटा, सिर्फ 3 ही रो बनानी है, ओनली 3 रोज, तो इन 3 रो के हिसाब से इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने आए बेटा 8 आ गए। 8 प्लस 8 प्लस 8 और आपके टोटल हो जाएंगे 24 स्टूडेंट्स। लेकिन वही मैं आपको अगर ये कहूं बेटा कि एक काम करो बेटा, इस बार ना 4 रो बना दो, एक काम करो इस बार 4 रो बना दो, लो बेटा, तो 4 रो अगर आपने बनाई तो पर रो कितने स्टूडेंट आ गए 6, समझिएगा। तो आपका जो टोटल है ना वो फिक्स है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। फर्क किसमें आ रहा है, फर्क आ रहा है नंबर ऑफ रोज। अगर नंबर ऑफ रोज हमारी 3 से बढ़ के 4 हो गई, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो थे वो 8 से घट के कितने हो गए 6। ध्यान से समझना, इसका मतलब यहां पर जो ये वर्ड लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, ये रहा बेटा हर रो में कितने स्टूडेंट हैं, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ रोज। पहले तो ये रिलेशन समझ लो, ये कई बार टीचर वाइवा में पूछता है इनमें आपस में क्या रिलेशन है। दीज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर हमारी नंबर ऑफ रोज बढ़ रही है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कम हो रहा है। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पहली चीज बेटा। दूसरी बात, अगर ये तो चलो हमने एक एग्जांपल लिया था, अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ रो स्टूडेंट्स इन ईच रो को x मान लो और नंबर ऑफ रोज को y मान लो, अगर मैं इनको x मान लूं और ये y अगर हो तो टोटल कैसे बने, ये 3 है और ये 8 है, तो हमने 8 को 3 से क्या किया मल्टीप्लाई, और यहां पर भी तो ऐसा ही हुआ बेटा, 6 को 4 से क्या किया मल्टीप्लाई किया बेटा, ऐसे ही हुआ। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर इज x into y। ठीक है बेटा, तो ये तो है इंट्रोडक्शन इस टाइप का। आगे बढ़ते हैं।
तो बेटा अब यहां से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसको मैं हटा देता हूं और अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। इसने लिखा द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर टू मेड्स टू स्टैंड इन ए रोज। बच्चों को रो में खड़े होने के लिए बोला गया, जैसे कि असेंबली में बोला जाता है और किसी फंक्शन में बोला जाता है। अब ध्यान से सुनना, इसने क्या लिखा। इफ, अच्छा एक और चीज, इससे पहले ये तो आपको लेट करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा से समझ लेना, ये तो आपको लेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जब आएगा तो जब शुरू करेंगे तो पहले आपको ये लिखना है बेटा, हाँ, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ रोज, ये लिखना है। और फिर हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वेरी इजी, बड़ी आसान सी टाइप है। इसने क्या लिखा, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो। देखिए बेटा, इसने कहा कि हर रो में 3 बच्चे बढ़ गए, हर रो में 3 बच्चे बढ़ गए। हर रो में बच्चे कितने माने हैं आपने, x, और नंबर बच्चे बढ़ के कितने हो गए, x प्लस 3। अगर इसमें डाउट है तो मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर देता हूं। कैसे, इसके अकॉर्डिंग अब इसने जो बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो में कितने बच्चे हो गए, इसने जो डाटा दिया अब हम अभी लिख लेते हैं। इसने हमसे कहा हर रो में 3 बच्चे बढ़ गए, बच्चे कितने थे x, और बच्चे बढ़ के कितने हो गए, x प्लस 3 हो गए बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसने आगे क्या लिखा, देयर वुड बी 1 रो लेस, उससे 1 रो कम बनेगी। अभी हमने यहां पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बढ़ रही है तो रो कम होगी। तो यहां पर अब इसने जो हमें अगला डाटा दिया वो दिया बेटा नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज इसने हमें क्या बोली कि वो कम हो गई। कितनी कम हो गई, 1। पहले कितनी थी, y, और अब कितनी हो गई, y माइनस। अब बच्चा सोचता है सर रो बढ़ गई या रो कम हो गई, बच्चे बढ़ गए, तो इक्वल टू में क्या है। अरे मेरे बेटा, अभी हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इक्वल टू में अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आप लिख दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो तो हमने पहले ही पढ़ा कि वो तो हमारे कांस्टेंट हैं, उनको तो हम अपनी वेरिएशन के हिसाब से बदल रहे हैं, वो तो फिक्स है। और वो हम क्या मान के चल रहे हैं, x इंटू वाई। तो ये इक्वल टू में क्या आएगा, x इंटू वाई। क्लियर बेटा, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व करना है, चलो जी मैं साइड में सोल्व करता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 और इंटू वाई माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। करो जी मल्टीप्लाई, x इंटू वाई प्लस 3y माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3। ये नहीं बेटा, तो इसको मैं अब थोड़ा सा यहां डायरेक्टली लिख देता हूं कि अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ गई x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली कंडीशन बढ़ के बन गई पहली इक्वेशन। अब इसी के नीचे दूसरी इक्वेशन भी फ्रेम कर दीजिए। कैसे बेटा, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए, इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 कम हो गए, तो हम यहां क्या लिखेंगे, x माइनस 3। सो देयर वुड बी 2 रोज मोर, 2 रो ज्यादा हो गई। तो रो ज्यादा हो गई तो पहले रो कितनी थी, y, अब कितनी हो गई, y प्लस 2। और अगर मैं इन दोनों की फिर से क्या कर दूं बेटा, मल्टीप्लाई, तो हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कांस्टेंट थे, और वो कांस्टेंट हमारे लेफ्ट के हिसाब से कितने थे, x इंटू वाई। अब आप इसको भी सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपकी एक इक्वेशन और बन जाएगी बेटा, और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी इन दोनों को सोल्व कर लीजिएगा और वहां से x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। और x और y की वैल्यू आने के बाद आप ये देख लीजिएगा उसने हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो पूछा हो तो x की वैल्यू, नंबर ऑफ रोज पूछी है तो y की वैल्यू, और अगर उसने हमसे पूछ लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास तो इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, x इंटू वाई। बी केयरफुल बेटा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आई होंगी। ठीक है, ये सारी टाइप्स नोट डाउन करनी है आपने। इसको मैं अभी हटा देता हूं, ये रहा, और ये आपका इस टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो अगर आप PYQs उठाएंगे तो आपको मेजोरिटी के क्वेश्चंस इन्हीं टाइप्स के मिलेंगे। होप सो बेटा काफी अच्छा रहा हमारा सेशन। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।